क्या पावर ऑफ अटर्नी रद्द करने से पहले की गई संपत्ति बिक्री रद्द हो सकती है? कल्पना कीजिए आपने अपनी संपत्ति बेचने के लिए किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे दी। उस व्यक्ति ने आपकी पावर ऑफ अटर्नी में मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आपकी संपत्ति को बेच दिया। कुछ वर्षों के बाद आप अपनी पावर ऑफ अटर्नी रद्द करते हैं और सोचते हैं कि अब आप उस बिक्री को, यानी कि जो पहले बैनामे कर दिए गए हैं, उनको भी रद्द करवा सकते हैं। क्या यह संभव है? आइए सवाल का जवाब एक वास्तविक कानूनी मामले के माध्यम से समझते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अभी हाल ही में प्रस्तुत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, यह मामला क्या था, इसको पूरी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मामला था क्या। इस मामले में एक पावर ऑफ अटर्नी का निष्पादन किया गया था, यानी कि एक व्यक्ति ने, यानी वादी ने प्रतिवादी के हक में 15 अक्टूबर 2004 को एक पावर ऑफ अटर्नी निष्पादित की थी। यानी संपत्ति के मालिक ने प्रतिवादी के पक्ष में एक पावर ऑफ अटर्नी निष्पादित कर दी थी, जिससे प्रतिवादी को उस संपत्ति के संबंध में, जिस संपत्ति के संबंध में वो पावर ऑफ अटर्नी निष्पादित की गई थी, वादी के अधिकार प्राप्त हो गए। पावर ऑफ अटर्नी में मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए प्रतिवादी ने सन 2004, 2006 और 2009 को उस संपत्ति को बेच दिया, कुछ बैनामे कर दिए। बाद में जो संपत्ति का असली मालिक था, यानी जिसने पावर ऑफ अटर्नी बनवाई थी, उसने 21 सितंबर 2015 को, जब उसको इन बैनामों की, यानी संपत्ति के बिक्री के बारे में जानकारी हुई, उसके जस्ट 22 सितंबर 2015 को पावर ऑफ अटर्नी उसने कैंसिल करवा दी, यानी पावर ऑफ अटर्नी रद्द करवा दी। जिस पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से प्रतिवादी को अधिकार प्राप्त हुए थे, वो सारे अधिकार उसने वापस ले लिए, पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल करवा के। अब सन 2018 में संपत्ति का जो असली मालिक था, यानी जब वादी जिसने पावर ऑफ अटर्नी निष्पादित की थी, उसने सन 2018 में अदालत के समक्ष मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे में एक वाद पत्र, यानी प्लेंट प्रस्तुत किया, जिसमें 2004, 2006 और 2009 को जो प्रतिवादी द्वारा बैनामे किए गए थे, उनको चुनौती दी गई, यह दावा करते हुए कि उन्हें इन बैनामों की जानकारी सन 2015 में हुई थी। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या इन बैनामों को पावर ऑफ अटर्नी के कैंसिलेशन के साथ इन बैनामों को भी शून्य प्रभावी मानते हुए क्या इनको कैंसिल किया जा सकता है? हालांकि मांग तो उसने यही की थी, वादी ने। अब यहाँ पर सवाल ये भी था कि मुकदमा जो है वो 2018 में प्रस्तुत किया गया। हालांकि अपने मुकदमे में जो वाद पत्र प्रस्तुत किया था वादी ने, उसने अपनी जानकारी का जो समय था वो 2015 को माना था, जिसे हम कहते हैं डेट ऑफ नॉलेज। डेट ऑफ नॉलेज 2015 की थी और मुकदमा 2018 में दाखिल किया गया था। किसी भी दस्तावेज या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कैंसिलेशन करवाने के लिए, या जो भी दस्तावेज से संबंधित मुकदमा दायर किया जाता है, उसकी समय सीमा 3 साल होती है। हालांकि ये बैनामे जो थे वो सन 2004, 2006 और 2009 के थे। लगभग 11 साल व्यतीत हो चुके थे। चूँकि वादी ने डेट ऑफ नॉलेज सन 2015 रखी, 15 बताई, तो इसको ध्यान में रखते हुए 2018 में जो उसने मुकदमा दायर किया था वो समय सीमा के तहत दायर किया था, ऐसा वादी का मानना था। अब ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्रवाई शुरू हुई, तो प्रतिवादी ने भी इस मुकदमे में सिविल प्रक्रिया संहिता, यानी सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत एक आवेदन दायर कर दिया, एप्लीकेशन प्रस्तुत कर दी, जिसमें वाद पत्र को समय सीमा समाप्त होने के आधार पर खारिज करने की मांग कर दी। सीपीसी ऑर्डर 7 और जो उसका नियम 11 है, वो अभी हम आगे उस पर डिस्कस कर लेंगे। इस एप्लीकेशन के तहत समय सीमा समाप्त होने के बाद मुकदमा दायर करने की वजह से इसको खारिज करने की प्रतिवादी ने मांग की। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि वादी को पहले से ही इस लेन देन की जानकारी थी और मुकदमा समय सीमा समाप्त होने के कारण खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी का जो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आवेदन था उसको मान लिया और वादी का जो वाद पत्र, यानी वाद था, मुकदमा था, उसको खारिज कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। वादी ने हाईकोर्ट में अपील कर दी। वादी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब हाई कोर्ट में अपील की, तो हाई कोर्ट ने वादी की बात मान ली और वाद पत्र को बहाल करते हुए स्पष्ट किया कि सीमा अवधि की गणना पावर ऑफ अटर्नी के रद्द होने की तारीख से की जानी चाहिए। यानी कि हाई कोर्ट ने डेट ऑफ नॉलेज 2015 को मानते हुए समय सीमा के तहत ही मुकदमा दायर किया हुआ माना और इसके तहत जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था उसको पलट दिया। अब मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि प्रतिवादी ने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। प्रतिवादी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि पावर ऑफ अटर्नी के रद्द होने से पहले किए गए बैनामे यानी कि जो भी लेन देन किया गया उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा, हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी के रद्द होने से उन पूर्व में किए गए बैनामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो प्रतिवादी को दी गई शक्ति के आधार पर किए गए थे। कहने का मामला बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सीधा और साफ है कि जब आपने पावर ऑफ अटर्नी प्रतिवादी के हक में दी थी तो अपने अधिकारों को आपने प्रतिवादी के हक में ट्रांसफ़र किए थे उस संपत्ति को लेकर, और उसमें कहीं पर भी ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि उस पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से वो प्रतिवादी यानी वो व्यक्ति संपत्ति का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं था। तो जाहिर सी बात है, पावर ऑफ अटर्नी के तहत जो आपने उसको अधिकार प्रदान किए थे उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति यानी प्रतिवादी ने बैनामे कर दिए। 2004, 2006 और 2009 में जो संपत्ति बिक्री की थी वो वैध माना गया। अब हम बात करते हैं कि आदेश 7 नियम 11 यानी सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 11 का प्रावधान क्या है। इस आदेश 7 और नियम 11 के तहत न्यायालय को ये पावर है कि वो वाद कार्रवाई को यदि कोई कारण प्रकट नहीं करता है तो उसको खारिज कर सकता है। यानी कि इसमें खारिज करने के बिंदु दिए गए हैं, इसमें खारिज करने की पावर है। न्यायालय के पास पावर है कि वो किसी भी मुकदमे को खारिज कर सकता है यदि उनमें कुछ बातें कुछ फैक्ट हैं वो अगर नहीं दर्शाए जाते हैं तो। जैसे कि वाद का अगर कारण स्पष्ट नहीं है तो वो वाद पत्र को न्यायालय निरस्त कर सकता है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत। यदि वाद किसी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है, यानी न्यायालय को ऐसा लगता है किसी विधि के द्वारा ये मुकदमा वर्जित है यानी वाद दायर नहीं हो सकता, तो भी वो उस वाद पत्र को निरस्त कर सकता है। यदि वाद का जो मूल्यांकन होता है यानी कोर्ट फीस होती है वो सही तरीके से नहीं की गई है तो भी उस वाद को खारिज कर सकता है न्यायालय। वाद आवश्यक प्रतियों के साथ दायर नहीं किया गया है तो भी वो न्यायालय जो है वो उसको खारिज कर सकता है। आवश्यक प्रतियों का मतलब होता है जो प्लेंथ इन डुप्लीकेट यानी एक प्रति के साथ वाद दायर किया जाता है। वाद न्यायालय शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, यानी वादी जो है वो न्यायालय शुल्क यानी कोर्ट फीस देने में अगर विफल रहता है तो भी उस मुकदमे को खारिज कर सकता है न्यायालय ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत। अभी हम बात कर लेते हैं जो समय सीमा की बात हो रही थी 2015 यानी कि 3 साल की समय सीमा की जो बात की जा रही थी वो भी हम बात कर लेते हैं। लिमिटेशन एक्ट में इसका प्रावधान दिया गया है। संपत्ति विवादों में मुकदमा दायर करने की एक निश्चित अवधि होती है। इस मामले में वादी ने दावा किया कि उन्हें बिक्री की जानकारी 2015 में मिली, इसलिए उन्होंने 2018 में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने पाया कि वादी को पहले से ही इस लेनदेन की जानकारी थी, इसलिए मुकदमा समय सीमा समाप्त होने के कारण खारिज कर दिया गया। यह मामला स्पष्ट करता है कि यदि पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर संपत्ति की वैध बिक्री की गई है तो बाद में पावर ऑफ अटर्नी को रद्द करने से उस बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही समय सीमा का पालन और आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों का सही उपयोग संपत्ति विवादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।